हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बड़वाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में हम सब आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप समझ लीजिए जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में ऑप्शनल हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और प्रीलिम्स में तो कहने ही क्या, ये अपने आप में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है। इसमें बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सब मुख्य तौर पे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करेंगे, चाहे वो जीएस की जो है बात कर ले, जीएस मेंस की बात कर ले, या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो हम सब होम रूल आंदोलन के संबंध में समझने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। इसके पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत चर्चा की थी, भारतीय राष्ट्रवाद के कारण के बारे में हमने चर्चा की थी। आपको ये बतलाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ। हमने आपको इस बात की भी जानकारी दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण थे, यानी कि राष्ट्रवादी नरमपंथी चरण हो गया, गर्मपंथी चरण, गांधी युग, इसमें नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच का जो अंतर था वो अंतर क्या था। और गर्मपंथी राजनीति जो अक्सर जो है गर्मपंथी नरमपंथी राजनीति पर भिखमंगी राजनीति का तोहमत लगाते रहते थे, वास्तव में वो किस हद तक सही था, वो बात कितनी सही थी। क्या प्रथम 20 वर्षों में नरमपंथियों की राजनीति के दौरान क्या कुछ भी भारत के लिए हासिल नहीं किया जा सका? ये बात सही है कि इस प्रथम 20 वर्ष में किसी तरह का कोई भी मास मूवमेंट नहीं चला, किसी तरह का कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम जन आंदोलन कहते हैं, जन आंदोलन नहीं चला। ये बात सही है, लेकिन क्या जन आंदोलन के बिना भी हम वास्तव में अपने देश की निर्मित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते? यानी कि अगर हम सड़क पर ना जाएं, ठीक है, सड़क पर गए बिना क्या हम अपनी जगह पे रहकर अपने घर के भीतर, या फिर हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, क्या हम इसके माध्यम से अपने देश के विकास में कोई योगदान नहीं दे सकते? तो वास्तव में नरमपंथी ऐसे ही थे। उन लोगों ने कोई मास मूवमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही रहकर उन्होंने क्या किया, आंदोलन को या भारत की राष्ट्रीयता की जो उभरती भावनाएं थी, उन भावनाओं को उन्होंने बेहतर तरीके से संचालित करने की कोशिश की, और इसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता भी हासिल हुई। इसीलिए हम उनकी राजनीति को भिखमंगी राजनीति कहकर नहीं पुकार सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया ने उनकी उपलब्धियों को इन शब्दों में रेखांकित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि मकान की उस नींव को क्या दोष देना सही होगा जिस पर कि पूरी इमारत खड़ी है। और अपने आप में निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, नरमपंथियों ने जिस तरह से बहुत ही कह सकते हैं सावधानीपूर्वक स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए, जिसने उभरते राष्ट्रवाद को धीरे धीरे इतनी मजबूती प्रदान कर दी कि बाद में ब्रिटिश सरकार सशंकित हो गए और उनके अधिवेशनों को डिफरेंट तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। इसके लिए उन्होंने सर सैयद अहमद खां को तैयार किया, इसके लिए उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। तो ये सारी स्थिति, ये सारी जो बातें, जो ब्रिटिश सरकार की जो हरकतें, ब्रिटिश सरकार की जो कह सकते हैं कि जो उनके एक्टिविटीज जो कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, वो अपने आप में यह बात सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने इस शांति काल में ही सही, अपने इस शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों के अंतर्गत ही सही, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डाला ना, कुछ न कुछ तो उन्होंने अपना असर तो किया होगा। तभी तो ब्रिटिश सरकार झुंझला रहे थे, तभी तो ब्रिटिश सरकार जो है लॉर्ड कर्जन तभी तो ये कह रहा था कि जो है उसने ये कहा कि भारत में रहते कांग्रेस लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना योगदान कर सकूं। ठीक है, चलिए नरमपंथी की बात कर लिया, अब गर्मपंथी की बात करें। गर्मपंथियों के जो तरीके थे वो शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन के तरीकों के विपरीत है। वे आंदोलन के उग्र तरीकों में विश्वास करते थे, वो हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, मास मूवमेंट में विश्वास करते थे। और यही वजह रहता है कि 1905 ईस्वी में
में, उन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, यानी लाल बाल पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व में एक आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ संचालित होता है, जिसे बंग भंग आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। और इस बंग भंग आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने, यानी कि गर्मपंथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वे भारत का पहला मास मूवमेंट को जन्म दिया। अब उसका हश्र क्या हुआ, बंग भंग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में विस्तार से चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब उसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम सब जो है एक आंदोलन को हम लोग देखते हैं, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन, आपका हेडिंग होना चाहिए होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। और ये होम रूल आंदोलन की जब बात होती है ना, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी बातें अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से किया जाए तो इसमें किस किस तरह के सवाल उत्पन्न हो सकते हैं ना। तो इसका सवाल जो होगा ये ध्यान रखिएगा कि होम रूल आंदोलन का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। और ये आप याद रखिएगा कि बंग भंग आंदोलन एक मास मूवमेंट था, होम रूल आंदोलन मास मूवमेंट नहीं था, वो एक जन आंदोलन नहीं था। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एक बौद्धिक आंदोलन था, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो है मूवमेंट था। तो यहाँ पे एक बौद्धिक आंदोलन था और इसके जो संघर्ष हुए, उनके जो तरीके थे वो तरीके वही थे जो नरमपंथियों के तरीके थे, है ना, यानी कि शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों का अपनाकर। तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार और मास मूवमेंट की बात नहीं थी। तो इन्होंने, यद्यपि आप देख रहे हो कि ये तिलक के नेतृत्व में लड़ा गया, हालांकि एनी बेसेंट तो थी, लेकिन तिलक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तिलक तो गर्मपंथी थे। और गर्मपंथी जब थे, है ना, जब आप गर्मपंथी थे और आपने नरमपंथियों की राजनीति को भिखमंगी राजनीति कही, आपने उसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा, तो फिर आप वही तरीका अपनाकर होम रूल आंदोलन को कैसे आप संचालित कर रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास तो हो चला था कि नरमपंथियों के जो तरीके थे वो तरीके भिखमंगी राजनीति वाले तरीके नहीं थे, वो कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी अपनी एक महती भूमिका थी, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल था और जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उन तरीकों का प्रयोग करके हम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटने की बात जो है वो की जा सकती है। और तब उन्होंने उसको बड़े पैमाने पर अपनाया। होम रूल आंदोलन खासकर उन्होंने जो है इसी मेथड से, इसी नरमपंथी तरीके से अपनाया। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट आपको समझ में आता होगा। और वो पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, वो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि जिस गर्मपंथी ने नरमपंथियों की राजनीति की भयंकर आलोचना की थी, भिखमंगी राजनीति कहकर जिस तरह से आलोचना की, इससे ऐसा लगने लगा था एक वक्त कि नरमपंथी काल में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में जब आप जेल से रिहा होकर हिंदुस्तान आते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो फिर आप क्या करते हो कि फिर वही तरीका आप अपनाते हैं जिसकी कभी आलोचना की थी। तो इससे ये पता चलता है कि नरमपंथियों की जो राजनीति थी उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उसका हम कह सकते हैं कि जनरलाइज नहीं कर सकते, उनकी उपलब्धियों को हम इस तरह से सामान्यीकरण नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप बैकग्राउंड समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं होम रूल आंदोलन। तो होम रूल की जो बातें हैं ना, देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को आप तैयार करते हो तो उस टॉपिक में सबसे पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कह सकते हैं कि आपका जो कदम होना चाहिए, वो कदम ये होना चाहिए कि पहले उस शब्द को डिफाइन करें, पहले उस शब्द को परिभाषित करें, फिर साथ में हम इस बात को समझें कि होम रूल आंदोलन या कोई आंदोलन जो होता है वो कौन सी परिस्थितियों में प्रारंभ होता है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी आंदोलन को जन्म देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि उस आंदोलन का आप कह सकते हो कि उसका इंपैक्ट क्या रहा, ठीक है, उसका प्रभाव क्या है। दूसरी बात कि अगर वो असफल रहा तो उसकी असफलता के क्या कारण है। और हमने हर वक्त ये कहा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे आंदोलन के साथ कंक्लूजन में लागू रहेगा। वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए कि हर एक आंदोलन हिंदुस्तान का जो है राष्ट्रीय आंदोलन सबके सब असफल रहे, लेकिन यानी कि तात्कालिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
तो आप देखते हो कि आंदोलन क्या है, असफल है, अनसक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान तो आजाद हुआ ना। बंग भंग आंदोलन असफल हो गया, होम रूल आंदोलन असफल हो गया, असहयोग आंदोलन, स्वराजवादी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब के सब असफल है। फिर हिंदुस्तान आजाद कैसे हो गया? इसका मतलब ये है, ये अपने आप में इस बात की ओर एक इशारा करता है कि तात्कालिक रूप से हम असफल हैं, लेकिन दूरगामी रूप से जो सफलता हमें मिली, उस सफलता की दिशा में हर एक आंदोलन एक अगला बढ़ा हुआ कदम था। ठीक है, एक अगला बढ़ा हुआ कदम था, और इसीलिए क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अंततः हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो असफलता यानी कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी आंदोलन, किसी भी संस्था की जो सफलता और असफलता है, उसका मूल्यांकन हम दो तरीके से कर सकते हैं कि तात्कालिक रूप से उसका क्या इंपैक्ट पड़ा और दूरगामी रूप से डिस्टेंटली उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। तात्कालिक रूप से अगर असफल है और दूरगामी रूप से उसी असफलता में सफलता के बीज भी समाहित है, तो यही मानेंगे कि भाई दूरगामी रूप से अगर देखा जाए तो वो एक सफल आंदोलन होगा। उद्देश्य हमारा जो है वो अगर अंततः हासिल होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न आंदोलनों के माध्यम से तात्कालिक रूप से असफल होते हुए भी दूरगामी रूप से सफलता हासिल होती है, तो फिर यही तो आंदोलन का मकसद है, और आंदोलन जो है इसको हम सफल मानेंगे। तो इसीलिए जब भी आप कंक्लूड करेंगे ना, जब भी आप राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे, तो आप बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा कि किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन हम दो तरीके से करते हैं। एक, तात्कालिक रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ा, तात्कालिक रूप से उसकी उपलब्धियां क्या रही, और दूरगामी रूप से उसकी उपलब्धियां क्या रही। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई ना? तो चलिए हम लोग समझते हैं। आप, उम्मीद करता हूं कि आप सबको किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वीडियो के संदर्भ में नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं होम रूल। ठीक है, होम रूल। होम रूल शब्द जो है ना अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है। ये होम प्लस रूल से बना है। ठीक है, होम का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, होम का मतलब क्या होता है? घर या गृह होता है। और रूल का मतलब क्या होता है? शासन, शासन। तो यहां पे क्या हो गया? घर का शासन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गृह शासन, गृह शासन। लेकिन इसके लिए प्रयुक्त जो लोकप्रिय शब्द है वो है स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, घर या गृह हो गया, रूल हो गया शासन, और इस तरह से क्या हो गया? गृह शासन या स्वशासन, होम रूल। अब आप समझो कि होम रूल क्या होता है। अगर हम कहते हैं घर, घर क्या एक सामान्य तौर पे, अभी छोड़ दीजिए, अभी होम रूल आंदोलन इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी छोड़ दीजिए, आप अपने ही घर की बात करिए। घर का शासन कैसे चलता है? तो घर का शासन कैसे चलता है जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो घर का शासन देखिए कैसे चलता है। ठीक है, आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसी के आधार पर आप समझ सकते हो कि ये आप मान लेते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ केंद्र की सरकार है, ये विभिन्न प्रकार के पोस्ट्स हैं। इस पोस्ट में एक व्यक्ति काम करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा काम करता है, मान लीजिए। ठीक है, अब इसने सर्विस जब दी तो सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है, इससे जो है, इससे क्या करता है? सैलरी देता है ना, सैलरी देता है। ये है सेंटर, ये केंद्र की सरकार है, आप मान लीजिए। इसमें एक एम्प्लॉय क्या करता है? अपनी सर्विस देता है, और केंद्र की सरकार या राज्य उसे क्या करता है? सैलरी देता है। सैलरी लेकर वो कहां पहुंच जाता है? अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है, जब वो अपने घर जाता है तो घर के मामले में क्या है? वो स्वतंत्र है। वो सैलरी लेकर जब अपने घर जाता है तो आप बताओ कि क्या सरकार ने सैलरी दी तो क्या सरकार ये बताएगी कि उस 10,000 रुपए की जो सैलरी हमने दिया, उस 10,000 रुपए का किन किन मदों में आप खर्च करोगे? क्या इसकी हिदायत, इसका डायरेक्शन सरकार दे सकती है क्या? नहीं। वो 10,000 रुपए जब मिल गया तो ये उसके स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि घर के भीतर
वो किन किन मदों पर, कौन कौन से मद पर जो है वो खर्च करेगा, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इस मामले में वो क्या है, फ्री है। अपने घर के आंतरिक मामले में वो स्वतंत्र है। किस बच्चे को कौन सा कपड़ा पहनाना है, कौन सा बच्चा किस क्लास में उसको पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, किसे कौन सा किस तरह का बर्थडे मनाना है, पार्टी कैसे करनी है, किस तरह की फैसिलिटी देनी है, ये कोई सरकार गाइड नहीं कर सकती है। ये व्यक्ति का अपना निजी मामला होता है। उसके पास जो सैलरी होती है उसके हिसाब से वो किस तरह का खर्च करेगा, पैसा बचाएगा, पैसे को दारू में उड़ाएगा, शराब में उड़ाएगा, क्या इसके पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अपने घर के मामले में आप क्या हो, स्वतंत्र हो। लेकिन वो स्वतंत्रता किस सीमा तक है? तो कोई भी जो राइट होता है ना, हमारे देश का संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो भी ये कहता है, वो प्रावधान जो है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि कोई भी जो अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। हर एक अधिकार पर किसी न किसी तरह का अंकुश होता है। और वो अंकुश क्या होता है? अंकुश ये होता है, यानी आपको फ्रीडम उसी सीमा तक है जिस सीमा तक किसी अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं होता हो। यानी कि आपको उस सीमा तक आपको फ्रीडम है जहां तक आपके इस फ्रीडम से किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता हो। तो आप घर के भीतर स्वतंत्र हो। लेकिन क्या घर के भीतर स्वतंत्र हैं? गृह शासन, स्वशासन का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप बहू को जला के मार डालोगे क्या? आप बेटियों को मार डालेंगे, है ना? आप इस तरह का कोई कदम नहीं। और अगर इस तरह का कदम आपने उठाया अपने घर में जाकर, तो सरकार क्या होगी? पुलिस के साथ। यानी पुलिस जो है वो भी तो सरकारी है, राज्य है ना। पुलिस आपको घर में जाकर क्या करेगी कि आपको गिरफ्तार करके ले जा सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो यानी इसका मतलब क्या है? अपने घर के मामले में स्वतंत्र है, लेकिन किस सीमा तक? जिस सीमा तक किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम का कोई नुकसान नहीं होता हो। लेकिन अगर नुकसान करते हैं तो कौन आती है ये? यानी अल्टीमेट सत्ता कौन है? ये आप अपने घर में स्वतंत्र हो, लेकिन किसके सबऑर्डिनेट के रूप में? केंद्र की सरकार के सबऑर्डिनेट के रूप में। यानी सरकार सबसे बड़ी कौन है? ये है। आपको अपने घर के मामले में स्वतंत्रता दी गई है। क्यों दे दी गई? भाई आपका घर है, आपको अपने घर के शासन को चलाने का अधिकार है। यानी आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो, आप इसके अधीन रहकर अपने घर का शासन खुद चला रहे हो। याद रखिएगा, यही है होम रूल। होम रूल क्या था? होम रूल ये था, अब ये जो केंद्र की सरकार है ना, इसको आप मान लीजिए अंग्रेज, ठीक है? ये कौन थे? अंग्रेज। ये जो घर थे ना, ये सब घर जो है वो क्या था? ये था भारत का घर। और भारत के लोग जो है वो ये कहते थे कि भाई हिंदुस्तान हमारा घर है। उन्होंने इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार से ये मांगने की कोशिश की, ठीक है? उन्होंने यह मांगने की कोशिश करी कि हिंदुस्तान हमारा घर है, भारत हमारा घर है, मैं चाहता हूं कि आप हमें अपने घर का शासन करने का अधिकार दीजिए। इन्होंने बार बार ये कहा कि मैं आपको हिंदुस्तान से खदेड़ना नहीं चाहता हूं, आप भारत के अंदर रहिए, मैं आपके सबऑर्डिनेट के रूप में, आपके अधीनस्थ के रूप में अपने अपने घर का, हिंदुस्तान मेरा घर है, प्लीज आप इस बात को समझिए। यानी यहाँ पे शांतिपूर्ण और संवैधानिक अनुनय विनय की नीति, ठीक है, शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत रहते हुए आप विनीत मुद्रा में आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखिए भारत हिंदुस्तान हमारा घर है और अपने घर का शासन हम भारतीयों को चलाने दीजिए। आपको मैं हिंदुस्तान से खदेड़ने की बात नहीं करता हूं, आप भारत में रहिए, हमारे गार्जियन की तरह रहिए, है ना, जस्ट लाइक हमारे कस्टोडियन की तरह, हमारे संरक्षक की तरह रहिए, लेकिन हम अपने घर का शासन हम खुद चलाना चाहते हैं। याद रखिएगा, यही है होम रूल। होम रूल का मतलब है शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, ये होम रूल आंदोलन का मकसद था। ये बात आप समझ जाइए, ठीक है? तो ये जो होम रूल आंदोलन था ना, ये होम रूल आंदोलन क्या था? शांतिपूर्ण। इसका जो उद्देश्य था शांतिपूर्ण एवं
संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, स्वशासन हासिल करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, ये होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सोनिका त्रिपाठी जी नमस्कार, ओम प्रकाश, वैभव, शशिभूषण, अमित कुमार पांडे जी। ठीक है, इसके बाद ओम प्रकाश। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अजय वर्मा जी। ठीक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और बात एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है और इसमें फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा, कौन कोषाध्यक्ष था, किसने जो है आदि लौटा दी, ये सब चीजें ये प्रीलिम्स तक सीमित रहती है। ठीक है, इसमें मेंस में बहुत ज्यादा इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है कि होम रूल आंदोलन था क्या, ठीक है, या पिछले किसी आंदोलन से किस रूप में भिन्न था। इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि बंग भंग आंदोलन और होम रूल आंदोलन, या होम रूल आंदोलन स्वराज्यवादी आंदोलन से कैसे भिन्न था, है ना। तो आप होम रूल आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन से कैसे भिन्न था। तो ओवरऑल क्या होता है ना कि जो बंग भंग आंदोलन, किसी भी जिस तरह से आप क्रमशः आगे बढ़ते चले जाते हो, आप जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर को आपको क्या करना है कि आपको उसको 2, 3, 10, 20 बार रिवीजन कर लेना है। वो आपका इस तरह से मतलब उस पर पकड़ हो जाए कि आप जो है उन सारी घटनाओं को रटना ना पड़े, आप उसे क्या करने लगते हो, विजुअलाइज करने लगते हैं। आप उन सारी घटनाओं को अपने मानस पटल पर चलचित्र के समान जो है आप क्या करते हो कि उसको उभरते हुए देखने लगते हो, उभरता हुआ देखने लगते हो, और फिर आप केवल कमेंट्री कर रहे होते हो, आप रटे हुए नहीं होते। हम जो बोल रहे होते क्या लगता है कि कोई रटने वाला व्यक्ति क्या इस तरह का लेक्चर दे सकता है। लेक्चर में फ्लो तब आएगा जबकि आप रट कर नहीं, बल्कि आप समझते हो और आपके अंदर कमेंट्री करने की कला आती हो, तो आप वो सारी चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो। अगर मैं आपको देख रहा, हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं? हम तो अपने आप को ही देख रहे हैं। जो कैमरा है वो कैमरे में तो मैं ही दिख रहा हूं, आप लोग तो दिख भी नहीं पा रहे हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम विजुअलाइज कर लिए कि आप हमारे सामने में, मैं अपनी फोटो नहीं, मैं आपको देख रहा हूं कि आप सब बैठे हुए हो और आपको मैं समझा रहा हूं। इसलिए इतना ज्यादा जो है वो क्या है कि एम्फेसाइज कर पाता हूं। ठीक है, तो जब आप कल्पना में क्या करते हो, वो सारी चीजों को, उन सारी घटनाओं को विजुअलाइज करने लगते हो, तो आपका बस सिर्फ एक काम रह जाता है कि आपकी भाषा पे कितनी पकड़ है और कितना बेहतर तरीके से उसको शब्दों में पिरोकर उसको अभिव्यक्त कर पाते हो। यानी कि आपका एक्सप्रेशन पावर क्या है, आपका जो कह सकते हैं कमेंट्री करने की जो क्षमता है, वो क्षमता क्या, फ्लो क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है, आपकी भाषा में तारतम्यता कैसी है, कंटिन्यूटी कैसी है। तो ये सब मिलकर ओवरऑल क्या करते हैं कि किसी भी लेक्चर्स को इफेक्टिव बनाते हैं। तो मेरा जो कहना है कि आप इन सारी चीजों को समझिए कि हम क्या आपको बतला रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि ये शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन, अब देखिए ये चला कब, है ना। अगर हम ये देखें, होम रूल आंदोलन मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है और ये कब से कब चला, तो इसको आप 1916 से 18 तक मान सकते हैं। ठीक है, 1919 तक मान सकते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम तक। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1916 से 18, यानी इसका मतलब क्या है, 1914 से 18 के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार या मित्र राष्ट्र ने इस बात की घोषणा कर रखी थी
ठीक है, इस बात की घोषणा कर रखी थी। क्या घोषणा कर रखी थी? उन्होंने ये कहा कि यह युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध को हमने, यानी मित्र राष्ट्र कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने किसी स्वार्थ से वशीभूत होकर नहीं, बल्कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम इस युद्ध को जन्म दे रहे हैं, या इस युद्ध को हम कह सकते हैं कि इसका फाइट कर रहे हैं। यानी इन्होंने कहा कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए इस युद्ध को हम सब संचालित कर रहे हैं। तो अब देखिए इसका असर क्या है। अब इसका असर क्या है, दो तीन बातें समझिए। सबसे पहली चीज यहां पे देखिए क्या है, 1916 से 18 और 1914 से 18। तो 1914 से 18 अब इसको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1914 से 18 ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है, ठीक है। और यहां पर इस दौरान हो क्या क्या रहा है, सबसे पहली चीज समझिए। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा हुई थी, और यह बंग भंग आंदोलन के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया। 1908 में 6 वर्ष की कैद की सजा। यह सब इसलिए समझना जरूरी है ना, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको इसी से प्राप्त हो पाएगा ना। और 6 वर्ष की कैद की सजा, तो 1914 में ये क्या हुए, जेल से रिहा हो गए, ठीक है। ये जेल से रिहा हुए, बर्मा के मांडले जेल से रिहा हुए, ठीक है। इस 6 साल के दौरान, ठीक है, इस दौरान इस अंतराल वर्ष में तिलक के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। तिलक के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि 1908 से 14 के बीच जो 6 साल में जब वो जेल में बंद थे, तो वहां पे तो भाई जेल में तो बहुत फुर्सत का समय रहा होगा, है ना। अगर सश्रम कारावास की सजा नहीं है तो आपको जेल में क्या करना है, तो आपके पास बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इधर उधर भागने की, तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है। तो उस दौरान आप जो है, जब इस तरह का वक्त रहता है ना, जैसे लॉकडाउन का वक्त था, तो लॉकडाउन का समय जो था वहां पर आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और बाहर जब निकलते थे ना, तो पता चलता था ना, देखते होंगे वीडियो में कितना डंडा पड़ता था जिस तरह से, है ना। तो आप बाहर निकले नहीं कि डंडे का, आप जो है पुलिस का, उसके कुदृष्टि का आप जो है शिकार हो जाते थे। तो वो जो पीरियड होता है ना, जब आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हो, तो आप अगर समेट सको अपने को जो दिमाग मस्तिष्क जो छितराया होता है, जो विकेंद्रीकृत होता है, जो स्कैटर्ड होता है, उसको अगर आप समेट कर अपने भीतर अगर उसको ले आओ, तो आपके अंदर ना जाने कितनी बड़ी ताकत जो है वो पैदा हो जाएगी, और उसके दम पर आप कुछ भी कर सकते हो। विशेषकर मैं तो अपने संदर्भ में इतना जानता हूं कि पढ़ने लिखने के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही गोल्डन एज था। ये युग पता नहीं फिर कभी आएगा कि नहीं आएगा। अगर अपनी साथ जो ऐसे युग की ऐसी जो घटना होती है, ऐसा जो समय होता है, अपनी साथ अगर बुराइयां लेकर ना आता हो, तो हमें लगता है कि हर 3-4 साल में एक बार जो है इस तरह की घटनाएं 2-3 महीने तक के लिए होती ही रहनी चाहिए। क्योंकि उसमें कई चीजें होती है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई क्या हुआ, तो इसमें आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चिड़िया वगैरह सब जो है, जो कि कह सकते हैं पॉल्यूशन की वजह से, जो गाड़ियां चलने की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, पता नहीं वो पक्षी सब दिखते नहीं थे, लेकिन एक साथ जो है कितनी सारी पक्षियां जो है दिखने लगे, झुंड से झुंड में जो है वो क्या है, पूरा पर्यावरण कितना साफ हो गया, पॉल्यूशन जो है वो क्या है कि, तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है कि अगर एक सप्ताह 10 दिन के लिए एक बीच में एक ब्रेक ले लिया जाए, तो हमें लगता है कि इसका पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ेगा। और ठीक है, अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा कह सकते हैं कि नुकसान होगा, लेकिन भाई अगर हम ओवरऑल अगर एक सप्ताह की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर अगर हम अपने देश की जो है, अपने पूरे दुनिया की, पृथ्वी की जो है पर्यावरण को अगर हम बेहतर बना सकते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह का होते रहना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ है ना, लिख रहे हैं सोनिका त्रिपाठी, सर तिलक जी को सजा बंग भंग आंदोलन के लिए हुई या सूरत अधिवेशन के झगड़े के लिए? सूरत अधिवेशन के झगड़े के लिए नहीं हुआ था। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा जो है ना, वो ना तो
उसमें एक्चुअली वो जो उन्होंने कह सकते हैं अपनी केसरी और मराठा में उन्होंने जो ब्रिटिश विरोधी जो लेख लिखा था, है ना, ब्रिटिश विरोधी लेख लिखने की वजह से झगड़ा अंदर का हुआ। तो झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा हुआ केवल एक जूता ही तो फेंका गया था ना, बाकी ऐसा थोड़ी है 2-4 थप्पड़ लगा देने से आपको जेल में बंद नहीं कर देता है कोई, ठीक है ना। कोई आप घर में 2-4 थप्पड़ लग जाते, या एक दोस्त एक तमाचा मार दिया तो क्या पुलिस ले जाएगी, जेल में बंद कर देती है क्या? तो उतना बड़ा झगड़ा भी, ऐसा भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ये चीज था कि भाई मनमुटाव बहुत गहरा हो गया था, और थोड़ा बहुत जूते चप्पल चल जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई एक सभ्य समाज में जब आप रहते हो और इस तरह की छोटी सी भी घटना बहुत बड़ी लगने लगती है, तो उसके लिए सजा पुलिस क्यों दे? और वो एक बात और भी समझिए कि ये तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत अच्छा था ना, वो सजा क्यों देगी? वो नरमपंथी गरमपंथी आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, तो ये तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत अच्छी बात थी ना। ये तो और भी आग लगाने वाली बात कर रहा था। और हमने आपको बताया नहीं था 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या खेल खेला? नरमपंथी को अपने साथ मिला लिया, गरमपंथी को क्या किया? कुचल दिया। तो गरमपंथी को कुचला इसलिए नहीं कि आपने झगड़ा किया, इसलिए कुचला, या बाल गंगाधर तिलक को इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने केसरी और मराठा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में लेख लिखा था, ठीक है। तो वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर जो है वो झगड़े की वजह से कोई दंड नहीं दिया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात जो है मेरा जो समझना है, मेरा जो कहना है वो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 6 वर्ष की सजा, इस अंतराल वर्ष में तिलक के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, ठीक है। क्यों परिवर्तन आया? परिवर्तन आने का कारण क्या था कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था। उनको एक झटका, जिसको कहते हैं ना झटका लगना। झटका क्या लगना? झटका ये लगा कि अरे हम तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हम आपस में ही कैसे लड़ने लगे? और आपस में जब हम लड़े तो ताकतवर कौन बन गया? हम तो कमजोर हो गए, लेकिन ताकतवर फिर से क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार हो गए। तो इन्हें ये लगा कि नहीं, हम जब भी जेल से बाहर निकलेंगे तो हमारा एक टारगेट होगा कि हम पहले नरमपंथी और गरमपंथी मिलकर एक हों। हम सब मिलकर जब एक हो जाएंगे तो फिर से हम ब्रिटिश सरकार को खुलकर चुनौती दे सकेंगे। 1914 ईस्वी में जेल से जब रिहा हुए, तो जेल से रिहा हुए, लेकिन कांग्रेस का मिलन वापस में नरमपंथी और गरमपंथी मिलकर कब हुए? एक हो गए लखनऊ कांग्रेस सेशन में, एक हो गए ना, तो लखनऊ कांग्रेस सेशन में मिलकर एक हो गए, ये जो है। लेकिन क्यों? अब आप सोचो 14 से 16 2 साल का समय कैसे लग गया? 14 से रिहा हुए और आप जो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बाहर निकले, तो 2 साल क्यों लग गए? तो 2 साल लगने का रीजन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, पहली बात गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हैं फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। जैसे गरमपंथी में सबसे खतरनाक गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक थे ना, उसी तरह से नरमपंथी में सबसे खतरनाक नरमपंथी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ये दोनों किसी भी सूरत हाल में वो गरमपंथी को अपने साथ आने देना नहीं चाहते थे। इतनी ज्यादा नफरत थी इनके मन में गरमपंथियों के लिए कि वो किसी भी सूरत हाल में उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। बावजूद इसके कि 6 साल के इस बंदी जीवन में तिलक ने अपने में बहुत परिवर्तन किया, लेकिन इनके मन में जो गरमपंथियों के लिए जो नाराजगी थी वो अभी कम नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों की डेथ जो है वो कब हो जाती है? 1915 ईस्वी में, 1915 AD में दोनों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जब दोनों की डेथ हो गई तो नरमपंथियों में, है ना, नरमपंथियों में जो एक एग्रेशन रहता है वो एग्रेशन क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, ठीक है। वो एग्रेशन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोनों की डेथ हो गई, नरमपंथियों की एग्रेशन में कमी आ गई। तिलक को एक गुंजाइश दिखा, गरमपंथियों के एग्रेशन में तो कम हो ही गया था, कमी हो गई, नरमपंथियों में इनकी डेथ हो गई, तो एक जो है वहां पर एक संभावना दिखी। और तब तक जो है क्या हुआ कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब एक्टिव मोड में आ गए थे। एनी बेसेंट के बारे में भी समझ लो। तिलक के देखिए यहाँ पे
आपको 4 पर्सनैलिटी के बारे में इस होम रूल आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना होगा। एक, महात्मा गांधी के विचार क्या थे, ठीक है ना, यानी होम रूल आंदोलन जब गांधी जी भी तो 9 जनवरी 1915 को आ गए थे ना, ठीक है। यहां पे समझिएगा, चारों पर्सनालिटी के बारे में समझिएगा। पहले हम तिलक के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जब आए तो इनका दृष्टिकोण जो है वो क्या है कि बदला हुआ था, ठीक है। और ये चाहते थे क्या, ये चाहते थे दृष्टिकोण बदला हुआ, तिलक के दृष्टिकोण में परिवर्तन, है ना। नरमपंथी के साथ चलना चाहते थे। तो समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, समझौता, नरमपंथी और गरमपंथी मिलकर एक हो गया, नरमपंथी प्लस गरमपंथी, लखनऊ सेशन में, ठीक है, ठीक है। लखनऊ सेशन में मिलकर एक हो गए। तिलक की जो है बात, जो समस्या थी, एनी बेसेंट ने साथ दिया, सब कुछ इसमें सही हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, अब दूसरी शख्सियत जो है, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, जो होम रूल आंदोलन है ना, वो होम रूल आंदोलन एक संस्था के अंतर्गत चलाई गई। उस संस्था का नाम होम रूल लीग था, और उस होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों का उद्देश्य वही था। दोनों को एक ही जगह से प्रेरणा मिली थी, आयरलैंड के रेंड और आयर्स के नेतृत्व में चलने वाले आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से उनको प्रेरणा मिली थी, एनी बेसेंट को, है ना। और उन्हीं के दिमाग में सबसे पहली बार होम रूल आंदोलन के विचार आए थे। किनके दिमाग में, याद रखना है, एनी बेसेंट के दिमाग में। तिलक के दिमाग में पहली बार नहीं है, वो तिलक तो एनी बेसेंट के संसर्ग में जब आए तब उनको लगा कि नहीं, इस तरह का एक आंदोलन चलाया जा सकता है। तो तिलक एनी बेसेंट से प्रेरित होकर, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ होम रूल, इंडियन होम रूल मूवमेंट वाज फर्स्टली कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ एनी बेसेंट, नॉट इन द माइंड ऑफ तिलक। बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में नहीं, बल्कि एनी बेसेंट के दिमाग में सबसे पहली बार कंसीव किया, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। लेकिन क्या हुआ कि जब इस आंदोलन के संचालन के लिए होम रूल लीग की स्थापना की जब आवश्यकता पड़ी, तो दोनों में आपस में किसी तरह का मतभेद था, लेकिन दोनों के जो अनुयायी थे ना, उन अनुयायियों में थोड़ा सा मतभेद हो गया। मतभेद क्या हो गया कि तिलक के जो कुछ लोग थे, तिलक के कुछ लोग ऐसे थे जो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, और एनी बेसेंट के कुछ लोग ऐसे थे जो तिलक को पसंद नहीं करते थे। व्यक्तिगत रूप से दोनों में किसी तरह का कोई भी जो है मतभेद नहीं था, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे नीचे, वो जो है वो क्या, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कहा जाता है कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सब अपने अपने फॉलोअर्स के रुझान को देखते हुए हम लोग अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। लेकिन एनी बेसेंट ने ये कहा कि हम सब अलग अलग तो हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसे टमटम गाड़ी की तरह काम करेंगे जिसमें 2 घोड़े जुते हों आगे और पीछे, गाड़ी एक लेकिन 2 घोड़े जुते हों, लेकिन खींच एक ही गाड़ी को रहे हों। यानी होम रूल आंदोलन को यदि एक टमटम गाड़ी बना दिया जाए तो हम और तिलक 2 घोड़े हैं, दोनों को एक ही रथ को खींचना है। और इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। अब देखिए, कॉन्सेप्ट सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के दिमाग में आया, लेकिन सबसे पहले एनी बेसेंट के दिमाग में, लेकिन होम रूल लीग की जब स्थापना हुई ना, तो तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने बाद में। अप्रैल 1916 को जो है तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की, और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग की स्थापना करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन ओवरऑल दोनों के मकसद में कोई परिवर्तन नहीं था, आपसी अंडरस्टैंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं था। जिन जिन क्षेत्रों में तिलक ने काम किया उन क्षेत्रों में एनी बेसेंट काम नहीं करती थी। एनी बेसेंट जिस क्षेत्र में काम करती थी तो वो तिलक नहीं करते थे। तिलक के जो सदस्य होते थे वो एनी बेसेंट के नहीं, एनी बेसेंट, तो यानी कि सब ने अपना अपना दायरा एक फिक्स कर लिया था, और इस वजह से पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट जो है ना, वो अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल आंदोलन को चलाने में सफलता हासिल की। यानी तिलक जो है किसी क्षेत्र विशेष में, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार और मुंबई,
ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत बराबर, बस ये महाराष्ट्र में भी मुंबई को छोड़कर, मुंबई एनी बेसेंट के साथ। तो ये 4 क्षेत्र जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक के थे। शेष पूरे भारत में आप समझ जाइए कि वो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट का होम रूल लीग हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, है ना, एनी बेसेंट कैसे इतनी मतलब विदेशी है, वो तिलक से ज्यादा बड़े क्षेत्र को कैसे उन्होंने कमांड कर लिया। तो इसका रीजन ये था कि 1906 ईस्वी में क्या होता है कि एनी बेसेंट तो हिंदुस्तान आई थी ना, ठीक है, एनी बेसेंट की बात करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो है ना मूल रूप से ये कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की, इसीलिए तो इनको वहां के होम रूल आंदोलन के बारे में जानकारी थी। और ये हिंदुस्तान आई थी 1893 एडी में। और क्यों आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के, थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है। इसके बाद यानी कि ये जो है ना एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं थी, ये इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदुस्तान को आजाद कराना या किसी संघर्ष में पार्टिसिपेट करना है। ये जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि धर्म के प्रचार, थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु आए थे। लेकिन आपको ये पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आना, तो ये कोई ईसाई मिशनरी की तरह जो है वो कह सकते हैं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था वो हिंदू विचारों से प्रभावित है, वो बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित थे वो। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो कोई अलग पंथ नहीं था, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो। और किसने बुलाया था आपको तो पता है ना, 1879 एडी में स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर ये हिंदुस्तान आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर ये हिंदुस्तान के अंदर आए, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से इनके विचारों का एक कह सकते हैं कि साम्यता थी। उसमें क्या था कि एक प्रकार से इक्वालिटी थी, सिमिलैरिटीज जिसको कहते हैं, सिमिलैरिटीज थी। तो इस वजह से क्या है कि हिंदुस्तान आए तो इनका स्वागत हुआ और उसके बाद ये क्या करती है कि 1898 में आप जानते हैं 1898 एडी में इन्होंने क्या किया, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना वाराणसी में करते हैं और कहा जाता है कि यही BHU में तब्दील होता है 1915-16 ईस्वी में। और किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा कि इस समय से लेकर यानी 1893 से 1915-16 तक अगर आप देखिएगा तो एनी बेसेंट एक प्रकार से जो कुछ भी उनकी एक्टिविटीज थी ना वो समाज और धर्म तक ही केंद्रित था, समाज और धर्म से दूर वो केंद्रित नहीं थे, ठीक है। यानी कि समाज और धर्म तक ही अपने को सीमित रखा था। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ ना तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, भारत के राजनीतिक जीवन में भी जो है अपने आप को क्या किया, इन्वॉल्व करना प्रारंभ कर दिया। आपको इसके पहले नहीं मिलेगा, है ना। 1893 में आप सोचिए और 1893 में ही आ गई थी CHS की स्थापना। लेकिन बंग भंग आंदोलन जब चला तो एनी बेसेंट कहीं पर भी कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जबकि बंग भंग आंदोलन तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था ना, लेकिन उसमें कहीं पर भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो पार्टिसिपेशन नहीं है यानी कि वो उनका दायरा बहुत सीमित था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में एनी बेसेंट एक्टिव मोड में आती है। अब इसमें एक दो बात है कि एनी बेसेंट जो है वो क्यों एक्टिव मोड में आती है। तो इसमें एक चीज कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था में जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो भी कह सकते हैं कि भारतीयों के दृष्टिकोण से जो विरोधी रवैया रहा था उसको उन्होंने उनको प्रेरित किया। और आयरलैंड का होम रूल आंदोलन उनको प्रेरित किया। और आयरलैंड का होम रूल आंदोलन रेड और आयर्स के नेतृत्व में चला था, रेड और आयर्स के नेतृत्व में। और उसकी सफलता ये थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयरलैंड की स्वायत्तता की बात हो रही थी।
तो एनी बेसेंट को ये लगा कि अगर भारत में उसी तरह का मतलब क्या है कि कोई मास मूवमेंट नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार के लिए कोई बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग आंदोलन नहीं है, ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना, खुली चुनौती देने वाला आंदोलन नहीं है, कोई मास मूवमेंट तो था नहीं। आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन, तो उनको प्रेरणा मिली, उनको लगा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में अगर इस तरह से शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन चलाएंगे तो भारत के लिए हम वैसी ही स्वशासन होम रूल हासिल कर सकते हैं जिस तरह से आयरलैंड के लिए बात हो रही है। तो इस वजह से जो है, और उनके दिमाग में क्या था ना, उनके दिमाग में ये था कि नरमपंथी जो थे ना, नरमपंथी एनी बेसेंट के इस तरीके को या इस तरह के आंदोलन को पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि वो एनी बेसेंट को ना अधीर राष्ट्रवादी कहते थे, अधीर आदर्शवादी, यानी कि आदर्शवादी है लेकिन बहुत ही अधीर, बहुत उतावले हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ले लेना चाहते, पाना चाहती है। तो जो नरमपंथी थे ना, यहां तक कि आप समझ जाइए मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू में क्या थे, नरमपंथी ही थे ना, तो ये सब के सब जो है एनी बेसेंट के साथ नहीं थे, नरमपंथी इनके साथ अभी नहीं थे। कब साथ में आगे, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये क्या है, नरमपंथी से अलग है, ये अपनी एक अलग विचारधारा कह सकते हैं कि अपने हिसाब से संचालित कर रही है, ठीक है। और इसमें साथ किसका मिल गया, तिलक जब आ गए तो तिलक भी जो है देखा, वो भी तो अब भारत की मतलब 6 साल के बाद आ रहे हैं, तो भारतीय राजनीति में वो भी अपनी एक नई जमीन की तलाश कर रहे थे। और नरमपंथी के साथ वही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता भी जीवित थे, तो वहाँ पर एक कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वो इन्होंने एक फर्म डिसीजन ले लिया था, मन मस्तिष्क में उनके जो है ये बात घर कर गई थी कि हम जब भी जेल से रिहा होंगे, हम फिर से भारत की राजनीति को एक कह सकते हैं कि एक सांगठनिक रूप से उसको जो है हम एका प्रदान करने की कोशिश करेंगे, यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब आए तो नरमपंथी तो एकदम, तो एनी बेसेंट देखा कि एनी बेसेंट जो है वो एक्टिव मोड में है, तो तिलक को लगा कि नहीं, इनके साथ हम लोग काम करेंगे मिलकर, तो हम इसका एक रिजल्ट बेहतर मतलब ला सकते हैं। और तब वो लोग मिलकर फिर क्या करते, तो सबसे पहली जो है एनी बेसेंट कोशिश करती हैं कि और विशेष और जो है कि नरमपंथी और गरमपंथी दल मिलकर एक हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक सपोर्ट रहता है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कि आप ये समझ जाइए कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तिलक का मुकदमा लड़ा था, ठीक है ना। ये 1908 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि 1908 ईस्वी में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ही तिलक का मुकदमा लड़ा था, लेकिन वहां हार गए थे। और 1918 के आसपास में एक बार फिर से तिलक को जो है सम्मन जारी किया गया था, फिर मोहम्मद अली जिन्ना लड़े थे उनका मुकदमा और उन्होंने जिता दिया था, उन्होंने उस बार जेल से बचा लिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना नरमपंथी थे, गरमपंथी में तिलक से वो कह सकते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई कह सकते हैं कि मतभेद था, मतभेद नहीं था, है ना, मतभेद था, मनभेद नहीं था। तो वो उनका चुनाव, उनका जो है मुकदमा लड़े, वो जिता भी दिया उन्होंने, है ना, जेल से बचा भी लिया। तो ये चीज़ जो है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी हमें लगता है कि एक कॉपरेशन था, और जिसकी वजह से 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दल मिलकर फिर से एक हो जाते हैं। तो एनी बेसेंट की भूमिका भी जो है आप यहाँ पर क्या करते हो, समझ लेते हो, ठीक है। तो 1916 तक, है ना, तो आप ये कह सकते हो कि 1893 1893 टू 1916 तक समाज और धर्म तक केंद्रित रखा, धर्म तक केंद्रित थी। और आप ये कह सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश किया। और एनी बेसेंट जो है ना, नरमपंथी चाहते थे नहीं, इस तरह का कोई काम मत करो, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी क्यों परेशान कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार को, नाराज हो जाएगी क्या कहते हैं बिहारी भाषा में कि थूर देगा, है ना।
तो वो जो है वो क्या है कि ये नरमपंथी कहते थे ना कि आप क्यों उनको परेशान कर रहे हो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और आप आंदोलन आंदोलन चिल्ला रही है। इसीलिए कहा कि आप अधीर आदर्शवादी, आंदोलन आंदोलन चला रहे, मतलब जो है आपको दमन कर देगा, सप्रेस कर देगा ना, तब आप समझेंगे। तो लेकिन एनी बेसेंट का कौन सा सिद्धांत था ना, एक आयरलैंड में ही कोई स्टीव पार्नेल जो है, आप मेरी पुस्तक में पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है, उनकी फिलॉसफी थी, वो भी जो है आयरिश होम रूल आंदोलनकारी थे। तो वो ये कहते थे ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप आयरन उसी समय, आयरन तो आप उसी समय चलाते हो जब वो गर्म हो जाता है, तभी तो कपड़े की जो सिलवटें हैं वो सिलवटें सीधी होती है ना। देखिए इससे मुझे एक बार मैं कपड़ा आयरन कर रहा था, तो मुझे एक बात उससे सीखने को मिली। अगर आप नोटिस करिए तो आप एक बात उससे एक मैसेज ले सकते हो कि कपड़ा जो होता है वो कपड़े की जो सिलवटें होती है ना, वो सिलवटें होती है, मुचराया वो होता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रीच व्रिच क्या बन जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि वो जो आयरन होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होता है तो वस्त्र के आड़े तिरछी जो रेखा होती है, जो मुचराया होता है, जो सिलवटें होती है, उन सिलवटों को कैसे वो सीधा कर देता है। तो हमारा जो जीवन होता है वो जीवन क्या होता है, हमारा जीवन में भी आड़ी तिरछी जो रेखा होती है, यानी कि झंझावात, जो समस्याएं, जो झंझावात, आंधी तूफान, इसके रूप में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन रहती है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या करती है कि हमें क्या करती है कि हमें बहुत ही मतलब शक्तिशाली तरीके से उससे जूझने की एक आवश्यकता को जन्म देता है, कि हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम उन टेढ़े मेढ़े रास्ते और झंझावात, तूफान, इन सब का हम सामना सफलतापूर्वक कर सके। तो सामना करने के लिए क्या होना, जब सामना करते हो ना किसी चीज में, जब संघर्ष होता है तो क्या होता है, गर्माहट आती है, गर्माहट आती है, और उसके बाद आप इतने ज्यादा परिपक्व हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप जो है फिर क्या होता है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते सब अपनी अपनी जगह पे एकदम फिट हो जाता है। जो गर्माहट आती है यानी परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता रूपी जब आपके अंदर जो गर्माहट आती है, वो क्या करता है कि उसको आड़े तिरछे रास्ते को जो है वो सिलवटों को वो क्या करता है, सीधा कर देता है, फिर जिंदगी को अपेक्षाकृत क्या करता है, सरल बना देता है। तो ये जो एनी बेसेंट है वो ये कहती थी कि आप आयरन उसी समय उसको स्ट्राइक करिए जब वो गर्म हो। तो उनका ये कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध बहुत अच्छी परिस्थिति है, ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्व है, हम इधर एक आंदोलन चलाएंगे, हम ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि सरकार को कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या ना आ जाए, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं उसको वो कंपेल करे कि भारत के संदर्भ में कोई सकारात्मक कदम उठाइए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक बहुत ही अच्छा अवसर है, हमको इसमें क्या करना है कि इसमें स्ट्राइक करना है केवल। तो ये एनिवर्सरी, इसलिए वो नरमपंथी आलोचना करेंगे, शामिल नहीं होंगे वे लोग। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये याद रखिएगा, जब मैं कहूंगा होम रूल आंदोलन की असफलता का कारण क्या था, तो असफलता का कारण क्या होगा, एक कारण देखिए यहीं से जर्मिनेट कर रहा है, यहीं से एक कारण बन रहा है कि नरमपंथी आपके साथ नहीं है। समझ में बात आ रही है? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो गया, नरमपंथी गरमपंथी मिलकर एक हो गया, सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो आंदोलन आप चला रहे हो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में, नरमपंथी आपके साथ नहीं है। कब साथ आएगा? जब एनी बेसेंट को 1917 में ब्रिटिश सरकार क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो जब गिरफ्तार कर लेती है तो इतना असंतोष फैलता है इसकी वजह से पूरे भारत में। और आपको पता होगा कि आपको शायद पता होगा, और पता नहीं है तो पता कर लीजिए, जान लीजिए कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जालियांवाला बाग कांड के दौरान किसने जो है सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, या असहयोग आंदोलन के दौरान किन्होंने सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटाई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर अथवा नाइटहुड की उपाधि, और जो है सरोजिनी नायडू ने केसरे हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग कांड के दौरान लौटाया था। जबकि अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी मतलब जालियांवाला बाग कांड के दौरान केसरे हिंद की उपाधि नहीं लौटाते, वो लौटाते कब है? असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन जो सवाल है वो सवाल ये है कि ऐसी उपाधि लौटाए जाने की सर्वप्रथम घटना कब घटित हुई थी? कितने लोग जानते हैं? फटाक से बताइए, आंसर बताइए, कितने लोग जानते हैं? ये एक है
मेंस की क्लास में एक फैक्ट परीक्षण है, तथ्य परीक्षण। कितने लोगों को पता है कि जो उपाधि लौटाए जाने की प्रथम घटना कब घटित हुई? कौन बता सकता है? किसका फैक्ट सबसे तगड़ा है? कोई भी ऐसा नहीं है? या अभी हमें लगता है लिख रहे होंगे, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, रास्ते में कहीं विचरण कर रहा है, धीरे धीरे पहुंचेगा, मारेगा एकदम धड़ाक से जो है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। होम रूल में कौन? सोनिका जी, मेरा सवाल ये है, कौन नाम क्या है जिसने लौटाया था? 1920 में महेंद्र प्रजापति जी। 1920 में कैसे होगा आप बताइए? 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया, तो 1920 में कैसे हो जाएगा पहला? मैं ये कह रहा हूं पहली घटना कौन सी है, इसका मतलब ये है। अभी होम रूल लीग वाला किताब जो अलग अलग करके बोला था पढ़ने के लिए, इसका मतलब नहीं पढ़ा है। याद रखेगा, सर सुब्रमण्यम स्वामी नाम है, कुछ सुब्रमण्यम। देखिएगा 1917 में क्या हुआ ना, एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सर सुब्रमण्यम स्वामी नाम है, देख लीजिएगा, सीवी स्वामी अय्यर या क्या नाम था, उन्होंने सबसे पहली बार जो है वो क्या किया था। रुकिए 1 मिनट, बता रहा हूं आपको उसका नाम बता दे रहा हूं, उनका नाम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार ये सवाल पूछा गया है। बस 1 मिनट, आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। जल्दी मिलेगा तब तो। जब तक वो नहीं मिलेगा, नहीं तो मेरा दिमाग उसी में लगा रहेगा। चलिए मिलेगा, हाँ, सर सुब्रमण्यम अय्यर। पेज नंबर देखिएगा कितना मैं बता रहा हूं आपको, पेज नंबर, किताब मेरी पुस्तक का पेज नंबर देखिएगा 123, 123 पेज नंबर, सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा। इसके बाद इतिहास स्टार्ट होता है और आज तक जारी है। बीच बीच में सुनते रहते होंगे अवार्ड वापसी गैंग, है ना, अक्सर आ जाता है, ठीक है ना। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए ये बात यहां पे समझ में आ गई, एनी बेसेंट का रोल क्या था। अब चलिए आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है ना, वो इतनी सी बात समझ लीजिए, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो क्या थे कि वो नरमपंथी रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से अन्य नरमपंथियों की तरह ये भी एनी बेसेंट या होम रूल आंदोलन में शुरुआत में शिरकत नहीं करते। लेकिन फिर क्या होता है कि 1917 में जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी एक्टिव मोड में आ जाते हैं, और एक्टिव मोड में जब आते हैं तो फिर क्या होता है कि ये एनी बेसेंट के बंबई होम रूल लीग के ये अध्यक्ष बन जाते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, 1917 तक होम रूल मूवमेंट से अलग नरमपंथियों की तरह वे भी होम रूल मूवमेंट से अलग रखा था। ठीक है, नरमपंथियों की तरह वह भी होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट से अपने को अलग रखा था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना फिर कब आते हैं, जब 1917 में एनी बेसेंट
गिरफ्तार हो जाती है। तो जब एनी बेसेंट गिरफ्तार होती है तो फिर क्या होता है, तिलक तब जिन्ना एक्टिव होते हैं और ये क्या हो जाएगा, बंबई होम रूल लीग। बंबई होम रूल लीग शाखा के अध्यक्ष बनते हैं। और हमने बताया था ना महाराष्ट्र तिलक, लेकिन बंबई होम रूल लीग जो है ये एनी बेसेंट के जिम्मे होता है। ठीक है, एनी बेसेंट के जिम्मे होता है। ऐसे शायद एसएन बनर्जी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। तो तब जिन्ना एक्टिव होते हैं, बंबई होम रूल लीग के वो अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन और भी ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको एक चीज क्या बताया कि यहां पर एक बात याद रखना है कि यहां पर एक जो है पॉइंट आपको मिल रहा है कि क्यों होम रूल आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहेगा। तो असफल ये रहेगा कि नरमपंथी जो है वो क्या करते हैं कि वो अलग रखते हैं अपने को। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार होती हैं तो वहां पर थोड़ा एक्टिव मोड में वो आते हैं और होम रूल आंदोलन में शरीक होते हैं। लेकिन जैसे ही एनी बेसेंट को जेल से रिहा किया जाता है फिर से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये होम रूल आंदोलन को अंदर से क्या क्या कमजोर किया। समझ में मेरी बात आ रही है? इसके बाद जो है ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, एक बात और समझते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एनी बेसेंट क्यों एक्टिव मोड में आती है। आपको एक आश्चर्यजनक बात नहीं लग रहा है कि भाई इतना दिन से आप 1893 से 1914-15 तक आप इनएक्टिव मोड में रहती हैं, यानी केवल समाज और धर्म तक सीमित रहती हैं। तो आप जो है वो इतना एक्टिव मोड में कैसे आ जाती है? तो हमने आपको बताया, एक तो कह सकते हैं धीरे धीरे क्या हो जाता है ना कि आप हिंदुस्तान के अंदर जब आप इतना दिन आप रहते हो और भारत के समाज और धर्म से आप प्रभावित हैं, आप उसी के विचारों तले थियोसॉफिकल सोसाइटी को आप रन भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, भारतीय संस्कृति हम सबको शायद उतना एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसे भी विदेशी हैं जिनको भारत की संस्कृति ने इस तरह से उनको प्रभावित किया कि वो हिंदुस्तान के होकर रह गए। जैसे विलियम जॉन्स हो गए, चार्ल्स विल्किंस हो गए, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शोपेनहावर हालांकि हिंदुस्तान नहीं आए थे, और इसी तरह से वो क्या नाम उनका जो मैक्स मूलर, हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर ही रहे, हिंदुस्तान आए नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तान की धरती से वो मतलब प्रभावित थे। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर आ गए, उसमें से एनी बेसेंट या विलियम जॉन्स, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे। ठीक है ना, तो जो एनी बेसेंट है वो भी तो इतना दिन तक 1893 से लेकर 1914-15 तक जो इंट्रैक्शन आपका हो रहा है, कमियां हैं, लेकिन उन कमियों में आप कहते हैं ना, निगाहें हो तो पत्थर भी बोला करती है। तो हमें तो कह सकते हैं कि जो पत्थर है वो बेजान सी दिखती है, लेकिन अगर हमारे अंदर अगर वो नजर हो, वो कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज में सकारात्मक पहलू निकाल पाने की क्षमता अगर हो, तो वो बेजान से पत्थर भी सदियों का फसाना अपने साथ लपेटे होता है। उसको केवल हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम रिबिल्ड कर सके और उससे जानकारी हासिल कर सके। तो सेम चीज यहां पर एनी बेसेंट के साथ है कि वो इतना ज्यादा घुल मिल गई थी, कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए उनके मन में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बातें होंगी ना, तो इस वजह से शायद उनको प्रेरित किया होगा। और दूसरी बात है कि होम रूल आंदोलन वहां पे आयरलैंड से चल रहा था, और आपने देखा कि वो आयरलैंड से वो आई थी, है ना, तो आयरलैंड से आई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन एक जो रीजन बताया जाता है, ये ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, कि ये ऐसा कहा जाता है कि एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि वो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उस राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारियों के हाथ में जाने से बचाना चाहते थे। क्रांतिकारी हाथ का मतलब क्या हो गया, आपको पता है 1908 में
जब हमने आपको बताया ना, जब बंग भंग आंदोलन का जब दमन किया गया तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था ना, मारने मरने की बात करने लगे थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ठीक है ना। इसके बाद कह सकते हैं कि खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस हो गए, है ना। इस तरह के बहुत कन्हैयालाल दत्त, नासिक में जो कह सकते हैं कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो एकदम एक्टिव मोड में आ गए थे। नरमपंथी गरमपंथी एकदम जो है कह सकते हैं कि वो एकदम फेल हो गया था उनके हिसाब से। उनको लगा कि नहीं, अब जो भी करना होगा अपना, तो एकदम ताबड़तोड़ जो है एकदम मार काट इस तरह से जो है बम विस्फोट करना किसी को। तो ये सब, तो एनी बेसेंट को जो ऐसा कहा जाता है कि एनी बेसेंट को ये लगा कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, तो ये लोग और भी एक्टिव मोड में आकर कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसीलिए होम रूल आंदोलन चलाया, ताकि शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से चले और आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को उन क्रांतिकारियों के हाथ से जाने से बचाना और ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करना कि शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, आप एकदम नहीं चलाएंगे तो भारतीय कहेंगे कि अच्छा, तो आप एक आंदोलन ऐसा चलाएंगे हम कि आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी और आपको एक घोषणा करनी होगी या कुछ भी। वो हालांकि वो मतलब कह सकते हैं कि वो रिवील्ड नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जाता है, इतना तो बहुत सारे हमारी पुस्तक में ही पढ़िएगा, बहुत सारी जगहों पे जो है उसमें लिखा हुआ है होम रूल आंदोलन में, और उसका रेफरेंस भी लास्ट किताब में दिया हुआ है। तो उसमें जो है क्या हुआ कि वो वास्तव में क्या करते हैं कि एनी बेसेंट जो है वो एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारियों के हाथ में जाने से रोकने के लिए वो क्या करते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ना उतना हाईलाइट मत करिएगा, उसमें जो है लिखिएगा क्यों ऐसा हुआ, एनी बेसेंट क्यों हुआ, सब लिखिएगा कि उनको वहाँ से आयरलैंड से प्रेरणा मिली और इस दौरान हिंदुस्तान में इतने सालों से रहते रहते उनका कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो विकसित हुआ था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि उनके मन में जो एक भारतीयों के प्रति प्रेम था वो प्रेरित किया इस युद्ध के दौरान इस आंदोलन को संचालित करने के लिए। यद्यपि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि एनी बेसेंट ने इस होम रूल आंदोलन में उनका जो पार्टिसिपेशन था या उसको प्रारंभ करने का जो रीजन था, वो रीजन ये था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारियों के हाथ में जाने से रोकना चाहते थे। यद्यपि इसके संबंध में अभी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, बस इतनी सी बात लिखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई ना, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। और कल जो है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। कल इसमें हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन का क्या मतलब इम्पैक्ट रहा और क्या परिणाम रहा, है ना, या फिर उसके असफलता का क्या कारण है। बस इतनी सी छोटी सी बात है, बस इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों के नहीं कि अध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष कौन था, कोषाध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था, ये सब कुछ नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं।